अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये पंक्तियां हैं मिथिला के गौरव और बिहार की अस्मिता के प्रतीक, समता एवं मानवता के सशक्त समर्थक तथा सामाजिक अन्याय, असमानता और शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करने वाले क्रांतिकारी कवि वैद्यनाथ मिश्र की, जिन्हें संपूर्ण साहित्य जगत नागार्जुन के नाम से संबोधित करता है। चित्त से यायावर और स्वभाव से यात्री इस महाकवि को जानने और समझने की जिज्ञासा हमें ले गई दरभंगा जिले के तरौनी गांव में, जहां उन्होंने बचपन से तरुणावस्था तक की यात्रा तय की। जीवन पारिवारिक रूढ़िवादिता और आर्थिक अभाव से भरा था, पर क्या विषमताएं और वंचितताएं कभी प्रतिभा को दबा पाई हैं? साहित्य और काव्य की जो ज्वाला उनके अंदर धधक रही थी, उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने बहुत ही छोटी आयु से प्रारंभ कर दी थी। उनकी निर्मित जो हुई थी, उनका जो किशोर वय तक जो उम्र गुजरा था, जो उम्र आदमी का संस्कार बनाता है, वो तो गांव में ही गुजरा था, वहीं गुजरा था। इसलिए उसकी और उनका मुखातिब होना बार बार वापस जाना बहुत लाजमी है। बचपन में आदमी के संस्कार बनते हैं और उन संस्कारों को बाद की स्थितियाँ मांझती हैं। तो जो संस्कार उन्होंने बचपन में गांव में ग्रहण किए थे, बाद में उन्हीं का प्रस्फुटन हुआ, तो बहुत लाजमी था और एक सहज आकर्षण था गांव का। पर उनके लेखन ही नहीं बल्कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था उनका वाराणसी प्रस्थान, जहां उन्हें महापंडित राहुल सांकृत्यायन का सानिध्य प्राप्त हुआ। नगर का प्रभाव उन्हें वैदिक संस्कृत से दूर ले गया और राहुल सांकृत्यायन के सामीप्य ने उनके अंदर बौद्ध भिक्षु बनने की चाह पैदा की। यद्यपि इस नगर में उनका लेखन दोनों भाषाओं मैथिली और हिंदी में जारी रहा, उनका मैथिली भाषा का 28 कविताओं का पहला संकलन चित्रा सन 1949 में प्रकाशित हुआ। इस संकलन की 169 पंक्तियों की सबसे लंबी कविता द्वंद्व न केवल उनका आत्मचित्रण है, बल्कि संपूर्ण मानव इतिहास के उतार चढ़ाव की अनूठी अभिव्यक्ति है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे कवियों में नागार्जुन को अपने काव्य आदर्श मिले। उनकी प्रेरणा और प्रभाव दोनों नागार्जुन के लेखन पर पड़ा, पर उनकी भाषा और शैली की अपनी अलग और अनोखी पहचान हमेशा बनी रही। उन्होंने तो हिंदी, मैथिली, बंगला और सिंधी, संस्कृत तक में कविताएं लिखी हैं। उनकी विशेषता यह है कि उन्होंने बिल्कुल जनजीवन की कविताएं लिखी हैं। वो जन कवि हैं और उनकी सारी रचनाएं किसी भी भाषा में हो, भाषा अलग अलग है लेकिन हर जगह कंटेंट एक ही है। वो मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे और हिंदी में नागार्जुन नाम से, बाकी सभी भाषाओं में नागार्जुन नाम से। तो उन्होंने जो लिखा है उसकी विशेषता ये है कि व्यवस्था पर वो व्यंग्य करते हैं और जनहित के पक्ष में लिखते हैं। ऐसे एक छोटी सी कविता है उनकी
अकाल के बारे में। उसका शीर्षक है अकाल और उसके बाद। अभी देखिए, मैं इसको सुना देता हूँ आपको। 4 पंक्तियों में अकाल का भयानक चित्र उन्होंने चित्रित किया है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अभी देखिए, इसमें आदमी का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन जिस अकाल में छिपकली और चूहों तक को खुराक नहीं मिल रही है, रोशनी नहीं जल रही है, फतिंगा नहीं आता है, लोग घर छोड़ के भाग गए हैं, उसमें मनुष्य की ही पीड़ा को चित्रित करना उनका उद्देश्य है। ये जिसको पुराने कवि प्राचीन काव्यशास्त्र में व्यंजना कहते थे, उस व्यंजना की बहुत श्रेष्ठ कविता है ये। और फिर देखिए 4 पंक्ति बाद में, अकाल के बाद दाने आए, राहत मिली कुछ तो लौटे फिर घर लोग। तो दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। ये बेजोड़ कविता, हिंदी में ऐसी कविता जिन लोगों ने भी जनता के लिए आंसू बहाया है, वो ऐसा चित्र अंकित नहीं कर सके हैं। कहने को नागार्जुन की कविताओं के विषयों का विस्तार विशाल था। कई कविताएं ऐसी हैं जिनमें उनकी पत्नी और बच्चों की यादें झलकती हैं। कई संवेदनशील कविताएं समर्पित हैं मित्रता, प्रेम और अन्य मानवीय संबंधों को। कई कविताओं में यात्राओं और प्रकृति का अति सुंदर वर्णन है, पर वस्तुतः उनकी कविताएं इन सब से परे थीं। नागार्जुन मुख्यतः आम आदमी के कवि थे, किसानों के कवि थे, श्रमिकों के कवि थे। यही कारण था कि न केवल उनके लाखों पाठक और प्रशंसक, बल्कि पूरा कवि समाज उन्हें जन कवि के नाम से जानता है। हिंदी में आज नागार्जुन की स्थिति वही है जो किसी ज़माने में नज़ीर अकबराबादी की थी। लोग उन्हें शायर मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि वो गज़लगो शायर नहीं थे। और तो और वे ककड़ी वाले के लिए कविता लिखते थे, नज़्म कहते थे। जमुना में तैराकी हो रही हो, उस पर नज़्म कह रहे हैं। नागार्जुन ने भी ऐसी ही बीहड़ चीज़ों के बारे में जो आमतौर से कविता के विषय ही नहीं होते थे। अब मसलन उन्होंने एक कविता कटहल पर लिखी है। आह, खूब बड़ा है कटहल, आह क्या महमह कर रहा है कटहल, आह चारों खाने चित्त पड़ा है कटहल। एक बच्चे की तरह से कटहल के को देखकर जिस तरह से उछल उछल करके बाबा कविता लिख रहे हैं और कह रहे हैं, उनके भीतर इस बुढ़ापे में भी एक अंदर एक मासूम बच्चा बैठा हुआ है। सन 1997 में नागार्जुन की हिंदी कविताओं का अंतिम संकलन अपने खेत में प्रकाशित हुआ। काव्य रस के साथ साथ विषयों की विविधता ने एक बार फिर पाठकों को अभिभूत कर दिया। जहां एक तरफ ना सही तथा और फिर दिखाई नहीं दी जैसी कविताएं हैं जो उनके व्यक्तिगत जीवन का दर्पण है, वहीं दूसरी तरफ हुआ गिट्टियों में रस का संचार जैसी कविता भी है जो कलकत्ता के रिक्शा चालकों की अमानवीय परिस्थितियों को दर्शाती है। नागार्जुन की कविता जन आंदोलनों की धड़कनों की कविता है। वह जन आंदोलनों की धड़कनों की कविता बनती हुई एक तरह से भारतीय समाज के इतिहास की गवाही देती हुई कविता है। और नागार्जुन की कविता चूंकि जन आंदोलनों को ध्यान में रखती है, इसलिए उसका स्वरूप भी जन आंदोलनों की चिंता के अनुरूप ही बनता है। बाबा ने अपनी एक कविता में कहा है कि जनकवि हूँ मैं, साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। बल्कि मैं दोनों पंक्तियाँ रखना चाहूँगा। कविता यूँ चलती है, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जनकवि हूँ मैं, साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं।
जिन कवियों की राजनीतिक दृष्टि में दुविधा होती है, उन्हीं की अभिव्यक्ति और कविता की कला में हकलाहट होती है। नागार्जुन जब तक चलते रहे, उनकी लेखनी चलती रही। अपने जीवन में जो भी देखते, भोगते, झेलते रहे, सभी भावनाएं कविताओं में ढलती रही। यही कारण है कि उनकी सभी कविताएं न केवल धरातल की हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं, बल्कि प्रासंगिक भी हैं। बाबा आज़ादी के बाद के जो प्रतिपक्ष की भूमिका थी, और प्रतिपक्ष की भूमिका में जहाँ भी असंतोष देखते थे और आंदोलन उसके खिलाफ होता था, बाबा वहाँ उपस्थित रहते थे। और जो प्रसंग मैं बता रहा हुआ था, पटना में गोली चली थी, लोगों ने विरोध किया था, और उस विरोध में गोली चलने पर एक स्टूडेंट मारा गया था, उसकी पत्नी जीवित थी। तो उस पत्नी पर बाबा ने कविता लिखी थी तर्पण। और तर्पण कविता की एक अंतर कथा है कि बाबा कालिदास के अनन्य भक्तों में थे, उन्होंने मेघदूत का अनुवाद भी किया है। तो वो तर्पण कविता कालिदास की अपर्णा को ध्यान में रख करके उन्होंने लिखी थी, और वो कविता अद्भुत कविता थी। एक प्रसंग आपको बताऊँ, वो द्विवेदी जी के यहाँ या नामवर जी के यहाँ जा रहे थे, रिक्शे पर मेरे साथ बैठे थे। तो मैंने कहा, बाबा आप कुछ सोच रहे हैं? तो कहा, हाँ, आलोचक क्या जा रहा हूँ, तो एक पंक्ति बन गई है, अगर कीर्ति का फल चखना है, कलाकार ने फिर सोचा, आलोचक को खुश रखना है। और ये कविता उन्होंने जाते ही नामवर को सुनाई, फिर द्विवेदी जी क्या गए उनको भी सुनाई। तो ये नागार्जुन का जो एक खुलापन था, वो किसी से निराला की एक पंक्ति है ना, ईर्षा कुछ नहीं मुझे, लेकिन मैं ही वसंत का अग्रदूत। तो अटूट आत्मविश्वास था उनका कि मैं कवि हूँ और यात्री हूँ, इसलिए हिमालय से लेकर के और इस देश का कोई कोना नहीं होगा जहाँ वो घूमे ना हो। तो इस तरह कालिदास के बाद ये दूसरे कालिदास हैं, कबीर के बाद ये दूसरे कबीर हैं। व्यवस्था और राजनीति पर व्यंग और कटाक्ष नागार्जुन की कविताओं की अद्भुत विशेषता थी। ऐसी अनगिनत कविताएं हैं जो अपनी सरलता और सादगी के बावजूद पाठकों को न केवल गुदगुदाती हैं, बल्कि सोचने पर भी विवश कर देती हैं। आमतौर से चुनाव आ रहे हैं तो हम आप देखेंगे कि टिकट लेने वालों की भीड़ लगी हुई है, और दिल्ली से टिकट मार के कोई आदमी लौटता है तो कैसी उसकी शक्ल होती है। तो नागार्जुन ने लिखा है कि श्वेत श्याम रत्नार अखियां निहार के आए हैं दिल्ली से एक टिकट मार के, और उसके साथ उन्होंने जोड़ा है खिले हैं दांत ज्यों दाने अनार के आए दिन बहार के। अब यहाँ दांत अनार के दाने की तरह से खिले हुए हैं, पुरानी उपमा अपनाई, लेकिन आए दिन बहार के जैसे प्रचलित पारसी थिएटर के गीतों को नागार्जुन ने एक राजनीतिक रूप दिया है। और कबीर की तरह ही व्यंग का तो उस्ताद आदमी है। नागार्जुन लिखते हैं, फेल पुत्र का पिता दुखी है, सिर धुनती है माता, जनगणमन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। उसके उसके ऊपर की पंक्तियां हैं, शिक्षा मंत्री ने सीनेट से कहा अजी शाबाश, जीना हो जाता हराम यदि ज्यादा होते पास। उन पर लिखी गई एक कविता और है बाबा की, अभी अभी उस दिन मिनिस्टर आए थे, बतीसी दिखलाई थी वादे दोहराए थे, भाखा लटपटाई थी नैन शर्माए थे, और छपा हुआ भाषण भी पढ़ नहीं पाए थे। विलक्षण प्रतिभा के धनी इस भाषाविद का लेखन और काव्य मात्र मैथिली और हिंदी तक सीमित नहीं था। संस्कृत और बांग्ला भाषा को भी उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। यद्यपि संस्कृत लेखन का कारण मात्र काव्य कौतुक प्रतीत होता है, बांग्ला भाषा की कविताएं काव्य कौशल के अनोखे उदाहरण हैं। सन 1997 में प्रकाशित हिंदी और बांग्ला कविताओं का संकलन मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा
जीवन के अनेक पहलुओं को छूती मर्म स्पर्शी कविताओं का अद्भुत संग्रह है। नागार्जुन के लेखन पर सबसे सशक्त प्रभाव संभवतः शरत चंद्र चैटर्जी का पड़ा, जिनके कई उपन्यासों का अनुवाद उन्होंने हिंदी भाषा में किया। उनका सन 1948 में प्रकाशित उपन्यास रतिनाथ की चाची इस प्रभाव का सबसे सुंदर उदाहरण है। नागार्जुन की सभी कहानियां बिना किसी अपवाद के ग्रामीण और उपनगरीय बिहार की पृष्ठभूमि पर आधारित हैं और दलित, वंचित और शोषित वर्ग की पीड़ाओं को उजागर करती हैं। उनके लेखन में मानवीय भावनाओं की सार्वभौमिकता ही है, जिसके कारण उनके कई उपन्यासों का अनुवाद अनेक अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं जैसे जर्मन, जापानी, अंग्रेजी और राष्ट्रीय भाषाओं जैसे पंजाबी, तमिल और मराठी भाषा में किया गया। पर इन सब के बावजूद नागार्जुन न केवल बिहार से थे बल्कि बिहार के थे। उनकी भाषाओं में, उनके लेखन में बिहार की सुगंध थी और उनकी कविताएं इस धरती की संस्कृति और राजनीति से ओतप्रोत थीं। मुझे उनकी एक कविता याद आती है और अफसोस यह है कि उनके किसी संग्रह में वो है नहीं। एक छोटे से पैम्फलेट के रूप में छपी थी जब भूदान आंदोलन नया नया शुरू हुआ था, और छोटे छोटे बच्चे पूरे बिहार में उस गीत को गाते हुए घूमते थे। भूदान का मजाक उड़ाया गया है। कविता कुछ यूँ शुरू होती है कि ऊसर बंजर औ शमशान संत विनोबा पावें दान हर गंगे, और हर गंगे की जो धुन थी वो लोक कंठ पर बस गई थी। मुझे याद नहीं कि ये जो गंगा नहाने वाले या दान दक्षिणा देने वाले लोगों का गीत राजनीतिक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इतने जोरदार असरदार तरीके से नागार्जुन कर सकते थे। जहाँ तक उनके साहित्य में बिहार के झलकने का सवाल है, नागार्जुन बिहार के हैं, इसलिए सबसे पहले उन पर बिहार का अधिकार है। वैसे मैं तो यह मानता हूँ कि वह हिंदी क्या भारत के कवि हैं, बल्कि कवि तो यदि बड़ा हुआ सही माने में और संकीर्णता से मुक्त, तो वो अपने देश का भी नहीं, संपूर्ण मानवता का होता है। तो नागार्जुन संपूर्ण मानवता के कवि थे और उनकी कविताएं पढ़ करके संसार के प्रसिद्ध क्रांतिकारी कवियों से उन कविताओं का मिलान किया जाए तो नागार्जुन उनके मुकाबले ठहरते हैं। पहले उन्होंने मैथिली में पारो लिखा। पारो एकमात्र उनका मैथिली का उपन्यास है जो एक घरेलू कहानी लेकर के, बहुत ही त्रासद कहानी है, लिखा गया है और मिथिला में वो बहुत लोकप्रिय हुआ। उसके बाद उन्होंने रतिनाथ की चाची नामक उपन्यास लिखा, जिसको अंग्रेजी में हिट होना कहते हैं। वह उपन्यास हिंदी में हिट हो गया। उसके बाद तीसरा उपन्यास लिखा जो रतिनाथ की चाची से भी अधिक हिट हुआ, वह है बलचनमा। बलचनमा आंचलिक उपन्यास है, जिसको भी बिहार को, उत्तर बिहार को और मिथिला जनपद को समझना होगा, उसको नागार्जुन के उपन्यासों से गुजरना ही पड़ेगा। याद आता मुझे अपना वह तरौनी ग्राम, याद आती लीचियां वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और ताल मखान, याद आते शस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम, याद आते वेणुवन वे नीलिमा के निलय अति अभिराम। अपने गांव तरौनी से उनका संबंध आजीवन बना रहा। जब भी जैसे भी अवसर मिलता, फक्कड़ और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के नागार्जुन घूम फिरकर अपने गांव आ जाते। अपने हम उम्र मित्रों के साथ समय व्यतीत करना उन्हें उतना ही प्रिय था जितना अपने पोते पोतियों के साथ। उनके साथ भोजन करना,
जी खोलकर बातें करना और घूमते घूमते दूर तक निकल जाना गांव में उनकी दिनचर्या थी। बड़ों के बीच बड़ा और बच्चों के साथ बच्चा बन जाने का अद्भुत गुण था नागार्जुन में। अपने संबंधों में नागार्जुन अपनी ख्याति, अपनी प्रतिभा से पूर्णतः अनभिज्ञ एक आम ग्रामवासी ही थे और इसी सादगी, सरलता और सहजता ने उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ा दी। साथे साथे गैया चराए, कृष्णा हो गए गोसैया, वही कहावत हमको हो रहा है। हम यहीं रह गए, वो घूम करके समूचा देश विदेश समूचा नाम कर लिया। इससे तो बहुत अपार आनंद होता है। समालोचक एखन तक एहि निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकला अछि जे नागार्जुन जी कोन वादक कवि छथि, इनका कोन इज्म में कोन वाद में बांध कर राखल जाए। तरौनी के सभी ग्रामवासियों के मन में जहां एक तरफ नागार्जुन के लिए असीम सम्मान था, वहीं दूसरी तरफ अपने गांव का नाम ऊंचा करने, उसका प्रतिनिधित्व करने का अत्यंत गर्व और गौरव। समय समय पर गांव में उनका सम्मान करने के लिए जनसभाओं का आयोजन किया जाता, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाती और हृदय से धन्यवाद दिया जाता। नागार्जुन के पैर एक स्थान पर कभी नहीं टिकते। अलग अलग गांव, कस्बों और शहरों की यात्रा करना, आम आदमी के दुखों को महसूस करना और फिर उस दर्द, उस पीड़ा को कविताओं में ढालना उनके लेखन ही नहीं, उनके जीवन का उद्देश्य प्रतीत होता है। पर यायावर नागार्जुन ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष दिल्ली के सादतपुर के इसी घर में गुजारे जहां आज उनके तृतीय पुत्र श्रीकांत अपने परिवार के साथ रहते हैं। जनकवि होने के कारण नागार्जुन को आम जन का प्रेम और प्रशंसा तो मिली ही, उन्हें अनेक सम्माननीय संस्थाओं के पुरस्कारों से भी अलंकृत किया गया। अपने असीम योगदान के लिए 1983 में उन्हें तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार का भारत भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ। पर इससे बहुत पहले सन 1968 में ही उन्हें अपने काव्य संकलन पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नागार्जुन के अनेक उपन्यासों के अनेक संस्करण छप चुके हैं जो आज भी पाठकों में उनकी लोकप्रियता के द्योतक हैं। पिछले लगभग 3 दशकों से नागार्जुन युवा कवियों के लिए एक आदर्श रहे हैं। पर पूरे साहित्य जगत के लिए और विशेषकर बिहार के साहित्यिक और सांस्कृतिक इतिहास के लिए नागार्जुन को दशकों, शताब्दियों या सहस्त्राब्दियों में नहीं बांधा जा सकता। वो अजर हैं, अमर हैं, शाश्वत हैं। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूं प्रणाम। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदधि पार, मन की मन में ही रही स्वयं, हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। कृत कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल। कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी, यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रह नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम।